चैप्टर 11। गुलाब का फूल बर्ज एम्पायर का राष्ट्रीय फूल और हेराल्ड स्टेट का गौरव माना जाता है। गुलाबों का खिलना इस बात का संकेत था कि अब गर्मियां आ गई हैं। पूरा हेराल्ड मैंशन गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। ड्यूक के अचानक वापस आ जाने की वजह से पूरे हेराल्ड मैंशन में हलचल मची हुई थी। जब भी ड्यूक अर्विस वापस आते हैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत सारे मेहमानों का भी आना जाना शुरू हो जाता है और इन्हीं सब की तैयारियों में मैंशन के सारे सर्वेंट्स लगे हुए थे। सभी अपना काम बखूबी मेहनत और लगन के साथ कर रहे थे। ड्यूक के आ जाने से बहुत सारे पार्टीज और मीटिंग्स की तैयारियां शुरू हो गई थीं। आखिरकार अपने मास्टर की इज्जत और शान को बनाए रखना सभी सर्वेंट्स की जिम्मेदारी जो होती है। इसीलिए सारे सर्वेंट्स हवेली को अच्छे से सजाने और सारे गेस्ट का अच्छे से वेलकम करने की तैयारियों में लगे हुए थे। पूरे बर्ज एम्पायर में हेराल्ड फैमिली के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे रईस और इज्जतदार खानदान था वो था ब्रांड फैमिली। ब्रांड परिवार हेराल्ड फैमिली के हमेशा से ही बहुत खास मेहमान रहे हैं। इस बार ड्यूक से मिलने पूरी ब्रांड फैमिली अर्विस आई थी। ड्यूक हेराल्ड काउंट ब्रांड से हैंडशेक करते हुए बोले, वेलकम, आपका स्वागत है। काउंट ब्रांड बोले, ड्यूक हेराल्ड, लेडी हेराल्ड, आखिरकार बहुत दिनों बाद हमारा मिलना हो ही गया। वैसे तो ब्रांड फैमिली हेराल्ड फैमिली के दूर के रिश्तेदार लगते हैं और ब्रांड फैमिली अक्सर गर्मियों की छुट्टियां बिताने अर्विस आया करते थे, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि इस साल काउंट ब्रांड की इकलौती बेटी क्लॉडिन वॉन ब्रांड का अर्विस आने का कोई मामूली कारण नहीं था। ड्यूक हेराल्ड क्लॉडिन का वेट कर रहे थे। क्लॉडिन कैरिज से नीचे उतरती है और एक परफेक्ट लेडी की तरह अपना हाथ मैथियस के हाथ में देकर बोलती है, हेलो ड्यूक हेराल्ड। वेलकम लेडी ब्रांड, मैथियस ने भी फॉर्मली ग्रीट करते हुए जवाब दिया। ये मीटिंग पब्लिक में सगाई की घोषणा करने से पहले दोनों परिवारों के बीच बातचीत करने और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए रखी गई थी। दोनों परिवारों के मिलने का रीजन साफ था और किसी भी पक्ष ने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की, खास तौर पर क्लॉडिन ने। मैथियस की मां एलिस वॉन हेराल्ड ने दोनों परिवारों के लिए मैंशन के पीछे कांच से बने एक बहुत ही खूबसूरत ग्रीन हाउस में मीटिंग रखवाई थी, क्योंकि क्लॉडिन को ग्रीन हाउस बहुत पसंद था। खासकर इसीलिए लेडी हेराल्ड ने ये मीटिंग वहां रखवाई थी। क्लॉडिन चाय पीते हुए ग्रीन हाउस की तारीफ करते हुए बोली, जितनी बार भी मैं यहाँ आती हूँ ये ग्रीन हाउस हमेशा ही उतना खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे लेडी हेराल्ड जन्नत को ही यहाँ लेकर आ गई हैं। लेडी हेराल्ड स्माइल करते हुए बोली, इस जगह को सजाने में काफी टाइम और मेहनत लगी है और अब मैं इस खूबसूरत जगह को किसी ऐसी लेडी को देने का सोच रही हूँ जो इस जगह की वैल्यू को समझे। इस बात को सुनकर क्लॉडिन के दोनों पेरेंट्स क्लॉडिन को गर्व से देखते हुए स्माइल करने लगते हैं। क्लॉडिन भी ये बात सुनकर थोड़ा सा शर्माती हुई स्माइल करने लगती है। तभी लेडी हेराल्ड मैथियस से बोली, बेटा मैथियस, जाकर क्लॉडिन को अर्विस की खूबसूरती दिखाओ, तब तक हम काउंट ब्रांड के साथ कुछ और जरूरी बातें कर लेते हैं। टी पार्टी खत्म होने के बाद मैथियस अपनी चेयर से उठकर क्लॉडिन की तरफ जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, चलिए माय लेडी। क्लॉडिन भी बहुत ही शालीनता के साथ अपने लेस ग्लव्स पहने हाथ को मैथियस के हाथ में रख देती है। जैसे ही क्लॉडिन अपना हाथ आगे बढ़ाती है, वैसे ही मैथियस को अचानक से खून और मिट्टी में सने लायला के खूबसूरत हाथों की याद आ जाती है। यस ड्यूक हेराल्ड, क्लॉडिन अपना हाथ देते हुए स्माइल करके बोली। आज मैथियस के सामने उसकी छोटी कजिन नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट लेडी खड़ी थी। इसलिए मैथियस भी क्लॉडिन के साथ बहुत ही इज्जत से पेश आया था, जैसे कि वो किसी लेडी से पहली बार मिल रहा हो। हालांकि ये कोई नई बात नहीं थी। क्लॉडिन और मैथियस दोनों के ही बीच कुछ खास गहरा रिश्ता नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ये भी बहुत अच्छे से जानते थे कि मैथियस वॉन हेराल्ड और क्लॉडिन वॉन ब्रांड दोनों के ही रगों में एक शाही खानदान का खून दौड़ रहा है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था
दोनों का एक दूसरे से शादी करने का, और दोनों इस तरह नॉर्मल बात करते हुए निकल जाते हैं। क्लॉडेन एक नज़र मैथियस को देखती है। वैसे तो मैथियस के चेहरे पर हमेशा ही एक स्माइल रहती थी, फिर भी मैथियस के मन में क्या चल रहा है ये जानना बहुत ही मुश्किल बात थी। मैथियस अपनी पोलाइटनेस के लिए बहुत जाना जाता था, लेकिन वो बहुत एरोगेंट भी था, क्योंकि मैथियस अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी के सामने झुका नहीं था। क्लॉडेन बोली, इस ग्रीन हाउस की चिड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। क्लॉडेन अपने हाथ पर बैठी चिड़िया को सहलाते हुए आगे बोली, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यहाँ की चिड़िया कितनी आसानी से लोगों के पास आ जाती हैं। आखिरकार इनके इतने ओबीडियंट होने का सीक्रेट क्या है? ये बात सच थी कि ग्रीन हाउस की सारी चिड़ियाँ बहुत ही शांत स्वभाव की थीं। सारी खिड़कियाँ खुली होने के बावजूद भी कोई भी चिड़िया उड़कर बाहर नहीं जा रही थी। मैथियस अपने चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर खड़े एक आदमी, जो कि वहाँ का जू कीपर था, उस पर पड़ती है, जिसके बाल ग्रे कलर के थे। जू कीपर मैथियस के इशारे पर क्लॉडेन के पास आता है और क्लॉडेन को उसके सवाल का जवाब देते हुए बोलता है, माय लेडी, इन चिड़ियों के पंख काट कर इन्हें पालतू बनाया जाता है। क्लॉडेन थोड़ा उदास होते हुए बोली, पंख काट कर? क्या इन्हें दर्द नहीं होता? जू कीपर बोला, हम बस इनके पंख ही काटते हैं, इससे इन्हें दर्द नहीं होता है। अगर आपको जानना है कैसे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्लॉडेन अपनी आंखों में चमक भरते हुए पूछती है, लॉर्ड हेराल्ड, क्या हम देख सकते हैं? मैथियस बोला, जैसी आपकी मर्जी माय लेडी। मैथियस के परमिशन मिलने के बाद जू कीपर दोनों को ग्रीन हाउस के आखिर में रखे पिंजरे के पास लेकर जाता है। उस पिंजरे में उन सभी चिड़ियाओं को रखा गया था जिनके पंख अभी काटे नहीं गए थे। जू कीपर एक सुंदर सी पीले रंग की चिड़िया को बाहर निकालता है। मैथियस ध्यान से उस चिड़िया को देखकर पूछता है, ये कौन सी चिड़िया है? जू कीपर बोला, मास्टर, ये कैनरी है। ये चिड़िया सुरीला गाना गाने के लिए जानी जाती है। उसके बाद जू कीपर ने एक कपड़े से चिड़िया की आंखों को ढका और कैंची उठाते हुए बोला, इनके पंखों के आगे के हिस्से को काट दिया जाता है। इस तरह से ये ज़्यादा दूर उड़ भी नहीं पाती हैं और इन्हें पालतू बनाना भी आसान हो जाता है। पंखों को काटता देख क्लॉडेन दुखी होते हुए बोली, फिर भी क्या इनके पंखों को इस तरह काटना ज़रूरी है क्या? जू कीपर पंखों को काटते हुए बोला, इन्हें उड़ने की पूरी आज़ादी है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, बल्कि इसमें इन्हीं की भलाई है। ऐसा करने से ये खतरनाक जगह पर उड़कर नहीं जा पाएंगे जहां इनको चोट लगने का खतरा हो सकता है या इनकी जान जाने का खतरा। पंख काटने के बाद जू कीपर चिड़िया को आज़ाद कर देता है। चिड़िया उड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ज़्यादा दूर उड़ नहीं पाती है और इस तरह कई बार उड़ने की कोशिश करने के बाद चिड़िया ड्यूक के पैरों के पास जाकर बैठ जाती है। मैथियस थोड़ा सा झुककर फड़फड़ाती चिड़िया को अपने हाथों में उठा लेता है। चिड़िया ड्यूक के हाथों से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी फंसी हुई चिड़िया की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो गाना नहीं गा रही है, बल्कि चीखें मार रही हो। जू कीपर चिड़िया को हाथ में लेते हुए बोला, यो ग्रेस, पंख काटने के बाद ये इतनी जल्दी पालतू नहीं बनते हैं। इन्हें पालतू बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। फिर जू कीपर क्लॉडेन से बोला, माय लेडी, क्या आप एक बार कोशिश करके देखना चाहेंगी? क्लॉडेन झट से बोली, नहीं नहीं, मुझे दूर से ही देखना पसंद है, लेकिन थैंक यू मेरे सवाल का जवाब देने के लिए। क्लॉडेन फिर से अपना हाथ आगे करके मुड़ते हुए बोली, चलिए टेबल पर वापस चलते हैं। इस पर क्लॉडेन अपना हाथ पहले आगे बढ़ाती है। क्लॉडेन का हाथ देखकर मैथियस को एक बार फिर से लाइला के सुंदर हाथों की याद आ जाती है। क्लॉडेन के साथ वहां से जाने से पहले मैथियस पीछे मुड़कर ऑर्डर देता है, उसे मेरे बेडरूम में भिजवा देना। जी माय लॉर्ड, जू कीपर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। जू कीपर को समझ नहीं आया था कि मैथियस किसको भिजवाने की बात कर रहा है। मैथियस चिड़िया की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस चिड़िया को, मेरी कैनरी को। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।